सोचिए क्या हो अगर एक पूरे समाज की नींव गुलामी पर टिकी हो। लेकिन ये वो गुलामी नहीं जिसमें जंजीरें होती हैं। आज हम ज्योतिराव फूले के उन्हीं क्रांतिकारी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जिनके मुताबिक 19वीं सदी का भारत बिल्कुल ऐसा ही था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। ज्योतिराव फुले ने एक बहुत ही कह सकते हैं एक विस्फोटक दावा किया था। उनका कहना था कि भारत की जाति व्यवस्था गुलामी का ही एक दूसरा रूप थी। जी हाँ, बिल्कुल वैसी ही गुलामी जैसा जुल्म अमेरिका में अफ्रीकी लोगों पर हुआ। अब ये एक ऐसा विचार है जो उन सामाजिक ढांचों पर सवाल खड़े करता है जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे मान लेते हैं। तो फूले इस गुलामी को आखिर देखते कैसे थे? देखें, ये सिर्फ कोई शारीरिक बंधन नहीं था। नहीं नहीं, ये एक मानसिक, एक मनोवैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक बंधन था। ऐसा बंधन जिसे अदृश्य लेकिन अटूट बनाया गया था। और उनके इसी विश्लेषण को समझना उनके दिए समाधानों को समझने के लिए सबसे जरूरी है। उनके लिए यह सिर्फ समाज में ऊंच नीच का मामला नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे एक बहुत ही जटिल सिस्टम के तौर पर देखा। एक ऐसा सिस्टम जिसे 3000 सालों से भी ज्यादा वक्त में बड़ी सावधानी से बनाया गया था। मतलब ये एक ऐसी जेल थी जिसकी दीवारें किसी ईंट पत्थर से नहीं बल्कि खुद समय से बनी थीं। तो सवाल यह है कि आखिर वो इंसान कौन था जिसमें इन अदृश्य जंजीरों को देखने और फिर उन्हें तोड़ने की हिम्मत थी। चलिए ज्योतिराव फूले के जीवन पर एक नजर डालते हैं। फूले का पूरा जीवन ही ना एक के बाद एक क्रांतिकारी कामों की कहानी है। जरा सोच कर देखिए, साल था 1848। उस जमाने में उन्होंने निचली जाति की लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। एक ऐसा समय जब शिक्षा कुछ गिने चुने लोगों का ही हक मानी जाती थी। मतलब उन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें लिखी ही नहीं बल्कि उन्हें असल में जीकर दिखाया। लेकिन फूले सिर्फ एक एक्टिविस्ट, एक कार्यकर्ता ही नहीं थे, वो एक विचारक भी थे, एक सिद्धांतकार। उन्होंने इस पूरे उत्पीड़न का एक खाका तैयार किया, एक पूरी रूपरेखा बनाई और ये समझाया कि आखिर कैसे एक इतनी पुरानी व्यवस्था को इतने असरदार तरीके से जिंदा रखा गया। उनके सिद्धांत के बिल्कुल केंद्र में एक विचार था, ब्राह्मणी आधिपत्य। अब ये क्या था? ये सिर्फ समाज में किसी एक वर्ग का दबदबा नहीं था। ये एक सोची समझी चाल थी, एक रणनीति, धर्म, राजनीति और सबसे जरूरी ज्ञान, इन सब पर नियंत्रण करने की, ताकि ये पक्का किया जा सके कि सत्ता हमेशा एक छोटे खास वर्ग के हाथों में ही रहे। और देखिए उन्होंने इसे कदम दर कदम कैसे समझाया। ये एक 4 कदमों वाली प्रक्रिया थी जिसे हजारों सालों में अंजाम दिया गया। पहला कदम, विजय यानी जीत हासिल करना। दूसरा, पौराणिक औचित्य, मतलब धर्म और कहानियों का इस्तेमाल करके अपनी जीत को सही ठहराना। तीसरा कदम, सामाजिक विभाजन, यानी जीते हुए लोगों को ही आपस में बांट देना। और चौथा और आखिरी कदम, ज्ञान से वंचित रखना, ताकि कोई भी सिर ना उठा सके, कोई चुनौती ही ना दे पाए। सोचने वाली बात है, कितना शातिर और कितना असरदार तरीका था ये। इस सिस्टम की क्रूरता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, किसी इंसान का स्पर्श तो दूर, उसकी परछाई तक को अपवित्र माना जाए। ये एक ऐसी अमानवीयता थी जिसे सही ठहराने के लिए धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया गया। और जब धर्म बीच में आ जाए तो फिर सवाल उठाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी गहरी 3000 साल पुरानी व्यवस्था को कोई खत्म कैसे करे? फूले का जवाब ही उतना ही क्रांतिकारी था जितना कि उनकी समस्या की पहचान। फूले ये बात अच्छी तरह समझते थे कि सबसे मजबूत जंजीरें वो होती हैं जो दिमाग पर डाली जाती हैं। इसीलिए उन्होंने सीधा उन कहानियों, उन मिथकों पर हमला किया जो इस पूरे सिस्टम को मजबूती से जोड़े हुए थीं। उनका तर्क सीधा था, अगर लोगों को आज़ाद करना है तो सबसे पहले उनके मन को उनके शोषकों की गढ़ी हुई कहानियों से आज़ाद करना होगा। और यहां से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। फूले ने क्या किया? उन्होंने जानी मानी धार्मिक कहानियों को लिया और उन्हें सिर के बल खड़ा कर दिया, पूरी तरह से उलट दिया। सोचकर देखिए, जिन देवताओं को पूजा जाता था उन्हें खलनायक की तरह दिखाया और जिन्हें राक्षस कहा जाता था उन्हें असली नायक के तौर पर पेश किया। ये उस वक्त की व्यवस्था को सीधी और बहुत शक्तिशाली चुनौती थी। और वो जरा भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने बहुत ही सीधी और कह सकते हैं कि चौंकाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया ताकि इन पौराणिक किरदारों के ऊपर जो दिव्यता का पर्दा पड़ा था उसे हटाया जा सके और उन्हें वैसे ही दिखाया जा सके जैसे वो थे, क्रूर हमलावर। ये एक ऐसी भाषा थी जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। तो अगर समस्या ये गढ़ी हुई कहानियां थीं तो समाधान क्या था? शिक्षा।
फूले के लिए क्लासरूम यानी कक्षा सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की जगह नहीं थी, वो आज़ादी की लड़ाई का मैदान थी। ये वो जगह थी जहां दिमागी जंजीरों को तोड़ा जा सकता था और एक बिल्कुल नई दुनिया के बारे में सोचा जा सकता था। और इस पूरी बात को उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर सूत्र में पिरोया। देखिए ये चेन कैसे काम करती है। ज्ञान नहीं तो विवेक नहीं, विवेक नहीं तो नैतिकता नहीं, नैतिकता नहीं तो विकास नहीं, विकास नहीं तो पैसा नहीं, और पैसा नहीं तो शूद्र तबाह हो गए। मतलब सारी की सारी तकलीफ की जड़ एक ही थी, ज्ञान की कमी। तो अब सवाल यह है कि 19वीं सदी के इस क्रांतिकारी विचारक के विचारों का आज के समय में क्या असर है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, उनकी विरासत आज भी हमारे देश को एक नई दिशा दे रही है। उनका असर निर्विवाद है। सोचिए, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उन्हें अपना गुरु मानते थे। फुले ने ही आधुनिक भारत में सामाजिक सुधार की भाषा और उसके लक्ष्यों को एक नया आकार दिया। उन्होंने ऐसी समावेशी नीतियों की बात की जो आज हमारे संविधान का हिस्सा हैं। और अंत में ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। फुले ने अपने समय की असमानता को सही ठहराने वाली दिव्य कहानियों को चुनौती दी थी। सवाल यह है कि आज हमारे समय में वो कौन सी कहानियां हैं जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए मान लेते हैं और जो समाज में असमानता को बनाए रखती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो याद दिलाता है कि हमारी दुनिया को बनाने वाली बड़ी बड़ी कहानियों पर सवाल उठाने की फुले की लड़ाई आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी।